गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है जो कि जिसके अभी आप तक 3 पार्ट्स देख चुके हैं। यह आपका 4th पार्ट होगा मौर्य काल से रिलेटेड, और जो कि आपने देखा है कि 50-50 क्वेश्चंस के लगभग 3 पार्ट्स आप लोग देख चुके हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये आपका 4th पार्ट होगा। अभी इसके बाद भी आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करिए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी राजतरंगिणी, ऑप्शन डी पुराण। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, आप लोगों को कई बार मैंने जैसा कि वीडियो में हर एक वीडियो में बोलती हूँ लगभग मैं कि आप लोग पेन और पेपर लेकर ही बैठा करिए, क्योंकि इसे एज आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके और एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आप लोग जो है हमेशा ही पेन और पेपर के साथ ही टेस्ट सीरीज सॉल्व किया करें। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिका। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन है वो है इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है। ऑप्शन ए कलिंग विजय, ऑप्शन बी है बौद्ध महासम्मेलन, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म प्रचार, ऑप्शन डी है जनहित। क्या है? अगेन क्वेश्चंस को देखिए कि अशोक को स्मरण किए जाने का कारण क्या है? जनहित। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है जनहित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, धर्म महामात्र का कार्य था। क्या है क्वेश्चन? धर्म महामात्र का कार्य था। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म प्रचार, ऑप्शन बी है मठाधीश कर्तव्य, ऑप्शन सी है धर्म परिभाषित करना, और ऑप्शन डी है नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। ठीक है, ऑप्शन हो गए आपके। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा धर्म महामात्र का कार्य था नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। क्या कार्य था? देखिए आप लोग, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था कि धर्म महामात्र का कार्य था, तो इसका कार्य था नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? देखिए एक सेकंड। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनीज ने प्रशंसा की है वह है। ऑप्शन ए सार्वजनिक शिक्षा, ऑप्शन बी है मनोरंजन प्रिय, ऑप्शन सी है उच्च नैतिक स्तर, ऑप्शन डी है खेल प्रेम। तो भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनीज ने प्रशंसा की है वो है ऑप्शन सी उच्च नैतिक स्तर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उच्च नैतिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है कुमार गुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रीक शासक जो थे सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है। ऑप्शन ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ऑप्शन बी ब्राह्मणों के अधीन भूमि, ऑप्शन सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ऑप्शन डी है वनों से जुड़ी भूमि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि।
अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। पुस्तक में उल्लिखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के नाम के अतिरिक्त अन्य नाम यह हैं। ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है वराहमिहिर, ऑप्शन सी है चाणक्य, ऑप्शन डी है विष्णुगुप्त। क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक में उल्लिखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के नाम के अतिरिक्त अन्य नाम ये हैं। तो क्या हो जाएगा अन्य नाम? वो है आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। ठीक है, डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा। पुस्तक में उल्लिखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के नाम के अतिरिक्त अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। क्या है क्वेश्चन? मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। ऑप्शन ए अशोक का रुक्मिणी देवी मंदिर स्तंभ लेख, ऑप्शन बी है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन सी है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त का गिरनार अभिलेख। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था। क्या हो जाएगा? अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी एंटिओकस द्वितीय, ऑप्शन सी है मगस, ऑप्शन डी है टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक नाटक, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक, और ऑप्शन डी है मौर्य काल का इतिहास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। क्या है कौटिल्य का अर्थशास्त्र? शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। क्या है क्वेश्चन? कि सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है मिनांडर, ऑप्शन डी है हर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौर्य काल का मानक सिक्का था। ऑप्शन ए निष्क, ऑप्शन बी माशक, ऑप्शन सी है कृष्णल, ऑप्शन डी है पढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौर्य काल का मानक सिक्का था पढ़ था। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी पढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है क्वेश्चन? अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है अकबर। क्वेश्चन अगेन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था आपका कि अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया? तो किसके द्वारा लाया गया? अकबर के द्वारा लाया गया। आपका डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतिवेदक, ऑप्शन बी राजुक, ऑप्शन सी युक्त, ऑप्शन डी निकाय। क्या है क्वेश्चन? मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिवेदक कहा जाता है। मौर्य प्रशासन के संवाददाता को प्रतिवेदक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस वस्तु या वस्तुओं पर राज्य का एकाधिकार
नहीं था, तो ऑप्शन ए खाने और वन, ऑप्शन बी है सीप से मोती निकालने, ऑप्शन सी है तरुणी एवं सेतु, ऑप्शन डी है पशु वध या ग्रहों एवं धूत ग्रहों, ठीक है, गूत ग्रहों, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग नोट करते चलिए। आप लोग नोट करेंगे आंसर तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या होगा आंसर? देखिए ऑप्शन डी पशु वध ग्रहों एवं धूत ग्रहों। ये देखिए ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये ऐसे लिखा जाएगा। देखिए ये ठीक है, ये जो द विद्यालय में बनता है वो होगा, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं विद्यालय, देखिए एक सेकेंड, जब हम लोग विद्यालय लिखते हैं तो विद्यालय में ये धा बनाते हैं ये, तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये लिखा जाएगा ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन देख लीजिए। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस वस्तु या वस्तुओं पर राज्य का एकाधिकार नहीं था? तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, पशु वध या ग्रहों एवं दूत ग्रहों, ठीक है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका? मौर्य काल में कौन सी आधुनिक प्रशासनिक पद्धति प्रचलित नहीं थी? ऑप्शन ए विदेशियों का पंजीकरण, ऑप्शन बी है व्यापारियों को अनुज्ञा पत्र या लाइसेंस प्रदान करना, ऑप्शन सी है तौल और माप विनियमन, ऑप्शन डी है नगरों और छोटे कस्बों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य काल में कौन सी आधुनिक प्रशासनिक पद्धति प्रचलित नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, नगरों और कस्बों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, ठीक है। आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक के निम्नलिखित किस शिलालेख में कराधान का विशेष उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए रुम्मिनदेही शिलालेख, ऑप्शन बी है निगाली सागर शिलालेख, ऑप्शन सी है कंधार शिलालेख, ऑप्शन डी है बराबर गुहा अभिलेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुम्मिनदेही शिलालेख, ठीक है। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। अशोक के किस शिलालेख में कराधान का विशेष उल्लेख है? तो ये रुम्मिनदेही शिलालेख में, ठीक है। ए ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? मौर्य काल में सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर होने वाले व्ययों में निम्नलिखित किस मद पर व्यय नहीं किया जाता था? ऑप्शन ए सड़कों और भवन, ऑप्शन बी है सिंचाई कार्य और कुएं, ऑप्शन सी है मंदिरों का निर्माण, और ऑप्शन डी है आपका विश्राम गृहों तथा चिकित्सालयों का निर्माण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मौर्य काल में सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर होने वाले व्ययों में किस मद पर व्यय नहीं किया जाता था? तो ऑप्शन सी मंदिर का निर्माण, मंदिर निर्माण में व्यय नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वल्लभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, ठीक है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तक्षशिला। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वल्लभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तक्षशिला, ठीक है। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मौर्य काल में व्यापार की वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण बस्तियों का भी विस्तार हुआ।
निम्नलिखित में से कौन सा कारण इस प्रक्रिया में सहायक सिद्ध नहीं हुआ? ऑप्शन ए, आंतरिक यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास। ऑप्शन बी, विदेशी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण संबंध। ऑप्शन सी है विभिन्न दस्तकारियों या हस्तशिल्पों की प्रौद्योगिकियों प्रगति। ऑप्शन डी है भारत का राजनीतिक एकीकरण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए आप लोग, मौर्य काल में व्यापार की वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण बस्तियों का भी विस्तार हुआ। कौन सा कारण इस प्रक्रिया में सहायक सिद्ध नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, विभिन्न दस्तकारियों या हस्तशिल्पियों की प्रौद्योगिकी प्रगति। ठीक है, आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? बौद्ध युग में जिस श्रेणी व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था वह मौर्य काल से भी प्रचलित रही। मौर्य काल में श्रेणियों के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सहायक सिद्ध नहीं हुई? अगेन एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा है, पहले उसे समझ लीजिए आप लोग। कि बौद्ध युग में जिस श्रेणी व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था वह मौर्य काल में भी प्रचलित रही। मौर्य काल में श्रेणियों के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सहायक सिद्ध नहीं हुई? तो ऑप्शन ए है व्यवसाय का स्थानीयकरण। ऑप्शन बी है व्यवसाय का आनुवंशिक स्वरूप। और ऑप्शन सी है श्रेणियों के विकास के लिए राज्य द्वारा समर्थन। ऑप्शन डी है श्रेणी प्रमुख ज्येष्ठक संबंधी विचारधारा के प्रति व्यापक स्वीकृति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, श्रेणियों के विकास के लिए राज्य द्वारा समर्थन। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? श्रेणियां किनके बीच में मध्यस्थता का काम करती हैं? क्या है क्वेश्चन? कि श्रेणियां किनके बीच में मध्यस्थता का काम करती हैं? ऑप्शन ए परिवार एवं समाज। ऑप्शन बी है समाज एवं समुदाय। ऑप्शन सी है जनजाति और जाति। ऑप्शन डी है जनजाति तथा समाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणियां किनके बीच में मध्यस्थता का काम करती थी? तो ये इसका आंसर है जनजाति और जाति। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन श्रेणियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है क्वेश्चन? कि मौर्यकालीन श्रेणियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए देखिए, उनका पर्याप्त व्यापक आर्थिक संगठनों के रूप में विकास हुआ। तो ये कथन क्या है? ये कथन सत्य है। और पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी ऑप्शन देखिए, स्थानीय अधिकारियों द्वारा श्रेणियों का पंजीकरण किया जाता था एवं उन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त थी। तो ये भी कथन क्या है? ये भी सत्य है। मौर्यकाल श्रेणियों के संबंध में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, पर ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि उनका पर्याप्त व्यापक आर्थिक संगठनों के रूप में विकास हुआ था, ये भी सही है। और स्थानीय अधिकारियों द्वारा श्रेणियों का पंजीकरण किया जाता था एवं उन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त थी, ये भी कथन सही है। तो सी ऑप्शन देख लीजिए, वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निर्बाध रूप से आ जा सकते थे, ये कथन जो है सत्य नहीं है। और ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा, वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निर्बाध रूप से आ जा सकते थे। तो ये कथन असत्य है और ये आपका आंसर है। और विप्रा यहाँ आधुनिक बैंकों की भांति कार्य करती थी, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ए, बी और डी ऑप्शन करेक्ट है और सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या करेक्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। पूछा गया है कि कथन सत्य नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन कथन जो है वो सत्य नहीं है। वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निर्बाध रूप में आ जा सकते थे, ऐसा नहीं था, नहीं आ जा सकते थे। ठीक है, इस तरह से सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
श्रेणी व्यवस्था से राज्य को क्या मुख्य लाभ होता था? ऑप्शन ए, इनके माध्यम से माल का सुस्तर उत्पादन एवं आपूर्ति सुनिश्चित रहती थी। ऑप्शन बी है, उनके माध्यम से रोजगार एवं उचित मजदूरी का विनिमय होता था। ऑप्शन सी है, श्रेणियां राज्य को कर वसूलने में भी सहायता प्रदान करती थी। ऑप्शन डी है, इनके माध्यम से उत्पादित माल की गुणवत्ता का भी विकास होता था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, श्रेणियां राज्य को कर वसूल करने में भी सहायता प्रदान करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन व्यापारिक विनियमों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभ पर राज्य का समान नियंत्रण। ऑप्शन बी है, पण्य वस्तुओं की बिक्री पर राज्य की सख्त निगरानी रहती थी। और ऑप्शन सी है, राज्य द्वारा व्यापारिक माल पर सामान्य कर की दर 1/10 निर्धारित किया गया था। और ऑप्शन डी है, कुछ दस्तकारों जैसे अस्त्र शस्त्र निर्माताओं एवं जलयान तथा पोत निर्माताओं को राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नियोजित करता था। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग नोट करते रहिए अपना आंसर। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य द्वारा व्यापारिक माल पर सामान्य कर की दर 1/10 निर्धारित किया गया था। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। आप लोग नोट कर रहे हैं कि आंसर चेक करने के बाद में आप लोग के कितने आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं? ठीक है, आप लोग नोट करते रहिए अपना आंसर। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में निम्नलिखित कौन सा आंतरिक व्यापारिक मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था? ऑप्शन ए, तक्षशिला से होकर जाने वाला उत्तर पश्चिमी मार्ग जो पाटलिपुत्र तक जाता था। ऑप्शन बी, श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक। ऑप्शन सी, पश्चिमी समुद्री तटवर्ती सामुद्रिक मार्ग तक। ऑप्शन डी है, पूर्वी तटवर्ती मार्ग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तक्षशिला से होकर जाने वाला यानी उत्तर पश्चिमी मार्ग जो पाटलिपुत्र तक जाता था। मौर्य काल में कौन सा आंतरिक व्यापारिक मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था? तो ए ऑप्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, तक्षशिला से होकर जाने वाला मार्ग था ये उत्तर पश्चिमी मार्ग जो कि पाटलिपुत्र तक जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन, मौर्य सम्राट से शुरू होकर सीमा पार बाह्य देशों को जाने वाला निम्नलिखित कौन सा मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए, तक्षशिला से काबुल और बैक्टीरिया होकर काले सागर की ओर जाने वाला। ऑप्शन बी, भारत से कंधार और हेरात होकर इकबताना की ओर जाने वाला। ऑप्शन सी है, भारत के पश्चिमी तट से अरब देशों के दक्षिण पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेशों में स्थित बंदरगाहों की ओर जाने वाला सामुद्रिक मार्ग। ऑप्शन डी है, नागपट्टनम से श्रीलंका जाने वाला सामुद्रिक मार्ग। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्वेश्चन अगेन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था कि मौर्य सम्राट से शुरू होकर सीमा पार बाह्य देशों को जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत से कांधार और हेरात होकर इकबताना की ओर जाने वाला मार्ग। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल की, देखिए क्या है क्वेश्चन, मौर्य काल की ये क्या यहाँ पे शायद ये उत्कृष्ट करती थी नहीं होगा, उत्कृष्ट कृति थी। मौर्य काल की उत्कृष्ट कृति थी। ठीक है, देख लीजिए, उत्कृष्ट करती नहीं होगा, कृति थी। ठीक है, कृति। ठीक है, ये होगा मौर्य काल की उत्कृष्ट कृति थी। ऑप्शन ए, स्तूप। ऑप्शन बी, अशोक के स्तंभ। ऑप्शन सी है मूर्तिकला और ऑप्शन डी है उपर्युक्त बी और सी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तूप। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या है क्वेश्चन,
मुद्रा का प्रयोग मौर्य काल की एक अत्यंत सामान्य विशेषता थी। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पर प्रयोजन के लिए मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी है अधिकारियों के वेतन का भुगतान, ऑप्शन सी है कर और ऑप्शन डी है साहूकारी या बैंकिंग। अगेन क्वेश्चन देखिए एक बार आप लोग। मुद्रा का प्रयोग मौर्य काल की एक अत्यंत सामान्य विशेषता थी। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण प्रयोजन के लिए मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए स्वर्ण और चांदी, ऑप्शन बी चांदी और ताम्र, ऑप्शन सी ताम्र और कांस्य, ऑप्शन डी सीसा और कांस्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चांदी और ताम्र। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन देख लीजिए क्या है अगेन एक बार। मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? तो चांदी और ताम्र का प्रयोग किया जाता था। इस तरह आपका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन। अशोक द्वारा निर्मित तथा आजीवक संप्रदाय को दान में प्रदान की गई गुफा है। ऑप्शन ए नागार्जुनी गुफा, ऑप्शन बी है राजगृह की जरासंध गुफा, ऑप्शन सी है बराबर पहाड़ियों में स्थित सुदामा गुफा और ऑप्शन डी है उज्जैन की भर्तृहरि गुफा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बराबर पहाड़ियों में स्थित सुदामा गुफा। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक के स्तंभों में एक सर्वाधिक सौष्ठवपूर्ण एवं भव्य स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या है क्वेश्चन? अगेन देखिए एक बार। अशोक के स्तंभों में एक सर्वाधिक सौष्ठवपूर्ण एवं भव्य स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए लौरिया नंदनगढ़, ऑप्शन बी है रामपुरवा, ऑप्शन सी है बसाड़, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लौरिया नंदनगढ़। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर है 33। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? ऑप्शन ए कुकदवान या कुबड़ वाला वृक्ष, ऑप्शन बी है हिरण, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है अश्व। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिरण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन। अशोक के स्तंभ की अत्यंत उल्लेखनीय विशेषता क्या है? क्या है क्वेश्चन? अशोक के स्तंभ की अत्यंत उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो एकांत संरचना, ऑप्शन बी शिल्प, ऑप्शन सी है पॉलिश और ऑप्शन डी है प्रयुक्त प्रस्तर की गुणवत्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलिश। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। अशोक कालीन स्तंभों के निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर को कहाँ से खोदा गया था? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है चुनार, ऑप्शन सी है अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है उपर्युक्त बी एवं सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी चुनार। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अशोक कालीन स्तंभों के निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर कहाँ से खोदा गया? चुनार से खोदा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है। यह प्रस्तावित किया गया कि अशोक कालीन स्तंभ शीर्षों को एक ही स्थान या प्रदेश, संभवतः तक्षशिला प्रदेश के शिल्पकारों द्वारा शिल्पित किया गया था। इस परिकल्पना का क्या आधार है? ऑप्शन ए ईरानी शिल्पकला शैली से समरूपता, ऑप्शन बी है कारीगरी में समरूपता, ऑप्शन सी है अशोक के एक शिलालेख में
यह संदर्भ है कि उसने कि ईरानी शिल्पकारों को बाहर से बनवाया था, बुलाया था, बाहर से बुलाया था। क्या है, देखिए ऑप्शन, अशोक के एक शिलालेख में यह संदर्भ है कि उसने कि ईरानी शिल्पकारों को बाहर से बुलवाया था, बनवाया नहीं, बुलवाया था। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन है, एक सेकेंड देखिएगा इसे, देखिए डी ऑप्शन क्या है। डी ऑप्शन है, तक्षशिला से मौर्यकालीन स्तंभ शीर्षों के अध बने अवशेषों की खोज। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारीगरी में समरूपता। ये आंसर आपका सही होगा, कारीगरी में समरूपता, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन क्या था अगेन एक बार देखिए। यह प्रस्तावित किया गया कि अशोककालीन स्तंभ शीर्षों को एक ही स्थान या प्रदेश, संभवतः तक्षशिला प्रदेश के शिल्पकारों द्वारा शिल्पित किया गया था। इस परिकल्पना का क्या आधार है, तो कारीगरी में समरूपता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य का विदेश व्यापार किस देशों के साथ सबसे अधिक होता था। क्या है क्वेश्चन, फिर से देखिए। मौर्य साम्राज्य का विदेश व्यापार किस देशों के साथ सबसे अधिक होता था। ऑप्शन ए, पश्चिमी एशियाई देशों, ऑप्शन बी, पश्चिमी यूनानी देश, ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इस तरह से सी आंसर करेक्ट होना है, यानी पश्चिमी एशियाई देशों और पश्चिमी यूनानी देश। ठीक है, दोनों आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने जोर देकर ये अवधारणा प्रस्तावित की कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की ब्राह्मण विरोधी तथा बौद्ध धर्म समर्थक नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणों के विद्रोह के फलस्वरूप हुआ। ऑप्शन ए, हेमचंद्र राय चौधरी, ऑप्शन बी, हरिप्रसाद शास्त्री, ऑप्शन सी, राधा कुमुद मुखर्जी, ऑप्शन डी, डी आर भंडारकर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, किस इतिहासकार ने जोर देकर अवधारणा प्रस्तावित की कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की ब्राह्मण विरोधी तथा बौद्ध धर्म समर्थक नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणों के विद्रोह के फलस्वरूप हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिप्रसाद शास्त्री, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, हरिप्रसाद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलाहाबाद के स्तंभ पर उत्कीर्ण रानी की प्रसिद्ध राजाज्ञा लघु शिलालेख 4 अशोक की किस रानी ने प्रसारित किया था। ऑप्शन ए, विदिशा महादेवी, ऑप्शन बी, असंगमित्रा, ऑप्शन सी है कारुवाकी और ऑप्शन डी है तिस्य रक्षित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है कारुवाकी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, कारुवाकी। ठीक है, इलाहाबाद के स्तंभ पर उत्कीर्ण रानी की प्रसिद्ध राजाज्ञा लघु शिलालेख 4 अशोक की किस रानी ने प्रसारित किया था, तो ये कारुवाकी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिलालेखों में उल्लिखित अशोक का एकमात्र पुत्र है। क्या है क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। शिलालेखों में उल्लिखित अशोक का एकमात्र पुत्र है, तो इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन पहले देख लीजिए, ए है तीवर, बी है महेंद्र, सी है कुणाल और डी है जालुक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीवर। ठीक है, तीवर आंसर होगा, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक का क्वेश्चन है, अशोक का इलाहाबाद का सुप्रसिद्ध स्तंभ जो कि मूलतः कौशाम्बी में था, संभवतः किसके द्वारा स्थानांतरित करके इलाहाबाद लाया गया। ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कन्नौज का राजा हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। क्या हो जाएगा आंसर, अकबर। अशोक का इलाहाबाद का सुप्रसिद्ध स्तंभ जो कि मूलतः कौशाम्बी में था,
संभवतः किसके द्वारा स्थानांतरित करके इलाहाबाद लाया गया? तो अकबर के द्वारा स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया? स्थानांतरित करके इलाहाबाद लाया गया। स्थानांतरित ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, स्थानांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, अग्रोनोमोई किस विभाग का अधिकारी था? क्या है क्वेश्चन? अग्रोनोमोई किस विभाग का अधिकारी था? ऑप्शन ए सेना विभाग, ऑप्शन बी है उद्योग विभाग, ऑप्शन सी है युक्त, ऑप्शन डी है वाणिज्यिक विभाग। तो अग्रोनोमोई जो है युक्त विभाग के अधिकारी थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? क्या है अगेन क्वेश्चन देखिए, कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? ऑप्शन ए मिनांडर, ऑप्शन बी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है रुद्रदामन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख स्थित है? ऑप्शन ए महास्थान, ऑप्शन बी है पिपरहवा, ऑप्शन सी है सोहगौरा, ऑप्शन डी है बेसनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिपरहवा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णगिरी किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए कलिंग, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी है दक्षिणापथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर स्वर्णगिरी किसकी राजधानी थी? तो यह जो है दक्षिणापथ की राजधानी थी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मौर्य शासक था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी देवर्मन, ऑप्शन सी है दशरथ, ऑप्शन डी है बृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बृहद्रथ, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए मौर्यकालीन कला का, ऑप्शन बी है गुप्तकालीन कला का, ऑप्शन सी है मथुरा कला का, ऑप्शन डी है गंधार कला का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मौर्यकालीन कला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुप्तकालीन मंदिरों के लिए, ऑप्शन बी निर्माण के नहीं, ऑप्शन ए है गुप्तकालीन मंदिरों के लिए, ऑप्शन बी है फारसी सिक्कों के लिए, और ऑप्शन सी अशोक के शिलालेख के लिए, और ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी है बौद्ध चैत्यों के लिए। और क्वेश्चन है कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालसी जो है अशोक के शिलालेख के लिए, कालसी जो है अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए है इनके साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन बी है उसके प्रशासनिक नीति की, ऑप्शन सी है उसके धार्मिक विचारों की, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारसापड़ किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए वस्तुएं खरीदने के लिए, ऑप्शन बी सामान तोलने के लिए, और ऑप्शन सी है देखिए, इसका क्वेश्चन देख लीजिए पहले, कारसापड़ किसके लिए प्रयोग किया जाता था? देखिए, देखिए
15 नंबर क्वेश्चन, कारसापड़ किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वस्तुएं खरीदने के लिए, बी है सामान तोलने के लिए, ऑप्शन सी है भूमि नापने के लिए, ऑप्शन डी है नियम बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वस्तुएं खरीदने के लिए। और कारसापड़ क्या था? ये सिक्के होते थे, चांदी के और तांबे के जो सिक्के होते थे, सिक्के कॉइन्स होते थे कारसापड़, ठीक है, वस्तुएं खरीदने के लिए प्रयोग किए जाते थे। इस तरह से आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और आप लोग इसे ऐसे ही सॉल्व करते रहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस का, आरओ का, नेट जेआरएफ का, पीजीटी टीजीटी, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, या जीएस के पोर्शन के लिए, तो जीएस जहाँ पे हिस्ट्री आपकी पूछी जाती है, ठीक है, इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग करते रहिए ऐसे ही प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।